हाय हेलो एवरीवन। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। रिजल्ट एनालिसिस भी रहेगा एंड कॉन कॉल भी इसका हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। चोलामंडलम का अगर हम बिजनेस मॉडल समझें तो तीन चार वर्टिकल्स हैं इनके। सबसे मेन है इनका व्हीकल फाइनेंस। व्हीकल फाइनेंस ऑलमोस्ट 55 से 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके टोटल लोन बुक में। एंड व्हीकल फाइनेंस के अंदर ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। सो ये इनका काफी मेन प्रोडक्ट है। देन इसके अलावा होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये दो इनके मेन प्रोडक्ट है। तो ये जो तीन प्रोडक्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। एंड इसके साथ में पिछले कुछ सालों में इन्होंने न्यू बिजनेसेस डेवलप किए हैं। सो इन न्यू बिजनेसेस के अंदर तीन प्रोडक्ट्स ही ऑफर करती है। सबसे पहला है इनका CSEL। CSEL बेसिकली स्टैंड करता है कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन के लिए। इस प्रोडक्ट के अंदर चोलामंडलम जो है वो अनसिक्योर्ड पर्सनल और बिजनेस लोन ऑफर करता है कंज्यूमर्स को, या फिर जो जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, एंटरप्राइज होते हैं, उनको। देन इनका दूसरा प्रोडक्ट है इसके अंदर SBPL। SBPL बेसिकली स्टैंड करता है सिक्योर्ड बिजनेस एंड पर्सनल लोन। सेम वही है, छोटे बिजनेसेस को लोन ऑफर करते हैं और कंज्यूमर को लोन ऑफर करते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर ये सिक्योरिटी लेते हैं, कुछ मॉर्गेज लेते हैं, कुछ कोलैटरल जो है वो ऑफर करना पड़ता है। और जो जो पहला वाला प्रोडक्ट है इनका CSEL का, वो अनसिक्योर्ड है, उसमें कुछ भी ये कोलैटरल वगैरह नहीं लेते हैं कस्टमर से। सो वो प्योरली अनसिक्योर्ड लोन होता है। एंड जो तीसरा प्रोडक्ट है इसके अंदर वो है इनका SME बिजनेस। सो उसमें ऑब्वियसली जो मीडियम साइज के जो एंटरप्राइजेस होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनको ये बिजनेस लोन ऑफर करता है। तो ये ओवरऑल इनका प्रोडक्ट बास्केट है। अब अगर आप इनकी प्रेजेंस देखोगे तो चोलामंडलम का ऑलमोस्ट 1800 के आसपास ब्रांचेस हैं। एंड अभी तक जितनी भी NBFC स्टडी करी है, सो उसमें चोलामंडलम जो है वो काफी ज्यादा वाइड और डीपली पेनेट्रेटेड है रूरल एरियाज में। 90% से भी ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो इस कंपनी के रूरल एरियाज में है। एंड इनकी हर जगह प्रेजेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ में है या नॉर्थ में है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर एक रीजन में इनकी प्रेजेंस है। और उसमें 90% से भी ज्यादा जो ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज में भी इनका Tier 3, Tier 4, Tier 5, इवन Tier 6 सिटीज तक में इनकी प्रेजेंस है। तो अपनी प्रेजेंस को लेकर के काफी ज्यादा नीश है ये कंपनी कंपेयर टू अदर NBFCs। और काफी ज्यादा वाइड भी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, काफी ज्यादा वाइड प्रेजेंस इन्होंने अपनी स्टैब्लिश करी है ओवर द ईयर्स। सो ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल है। देन अगर हम इनका नंबर देखें, रिजल्ट देखें इस क्वार्टर के अंदर, तो इनका जो लोन बुक है, कंसोलिडेटेड लोन बुक, मतलब सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके, तो वो जो ग्रोथ आई है उसमें 36% की आई है। देन इनका जो मार्जिन है वो 7.3% है। मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। एंड लास्टली जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 28% से ग्रो हुआ है। तो पैट ग्रोथ भी अच्छी है, लोन बुक की ग्रोथ भी अच्छी है। मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी हेल्दी लेवल पे मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी जो है चोलामंडलम का, वो लगातार लास्ट कुछ क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है। इस क्वार्टर में भी कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है उसके अंदर। हर एक पैरामीटर पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की, इस NBFC की, ग्रोथ वाइज अगर हम देखें या फिर एसेट क्वालिटी के पैरामीटर पे देखें। नाउ ऑब्वियसली कॉन कॉल से हमें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आउटलुक हम इस बिजनेस से, इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। कॉन कॉल में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैनेजमेंट वही चीज कह रही है कि AUM की जो ग्रोथ है इनकी, वो 36% की रही है टोटल। और उसमें डिसबर्समेंट जो है, डिसबर्समेंट बेसिकली होता है कि एक क्वार्टर के अंदर एक एक बैंक ने या एक NBFC ने फ्रेश लोन कितने दिए हैं। तो वो जो फ्रेश लोन जो है वो व्हीकल फाइनेंस के अंदर इनका 18% से ग्रो हुआ है। उसमें थोड़ा सा कम ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, लेकिन उसका साइज भी बड़ा है, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ का लोन बुक का साइज है इसमें, इस कंपनी का। उसमें से 55-60% तो सिर्फ व्हीकल फाइनेंस ही है। तो वो एक बहुत बड़ा साइज का प्रोडक्ट है, इसीलिए उसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम है, 18% के आसपास की ग्रोथ रही है। बाकी जो दो इनके मेन प्रोडक्ट है, होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दोनों में 50% के आसपास की ग्रोथ रही है, दोनों लोन बुक को डिसबर्समेंट में। देन अगर इनका, और ये ग्रोथ आई किस वजह से, सो उसमें मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है कि इन्होंने जो Tier 3, Tier 4 सिटीज में जो एक्सपेंशन किया है अपने ब्रांचेस का, उसकी वजह से इतने अच्छे हेल्थी ग्रोथ नंबर आए हैं इस कंपनी को। देन एसेट क्वालिटी का जैसे हमने बात करी, वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। इस क्वार्टर में भी कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर फर्दर इंप्रूवमेंट आई है इनके एसेट क्वालिटी में। अब प्रोविजन इनका एक नंबर है जो अगर हम स्टैंड अलोन नंबर देखें सिर्फ, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। प्रोविजन बेसिकली होता क्या है, बैंक्स और NBFCs को RBI का ये मैंडेट है कि जब भी आप लोन ऑफर कर रहे हो और लोन आपका NPA हो गया है, मतलब सपोज
आपने लोन दिया और उसमें से 100 रुपए जो है वो आपको वापस वापस नहीं आ रहे, वो बैड लोन हो चुका है, वो आपका एनपीए हो चुका है। तो अब उस बैंक और एनबीएफसी को उस एनपीए के अगेंस्ट में कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। बैंक के केस में आप यूजली देखोगे तो वो ये प्रोविजनिंग जो है 60-70% तक मिनिमम होती है, इससे ज्यादा भी होती है, बिकॉज बैंक के पास लाइबिलिटी बड़ी होती है, क्योंकि उनके उनके पास डिपॉजिटर का पैसा है, सो उसको प्रोटेक्ट करना है। तो बैंक का अगर आप प्रोविजन देखोगे तो वो 70% से ज्यादा होती है यूजली। वीजा वीज एनबीएफसी के केस में आप देखोगे तो प्रोविजनिंग कंपेयर टू बैंक कम होती है। तो अब चोलामंडलम की जो प्रोविजनिंग थी वो 64% थी लास्ट क्वार्टर में। इस क्वार्टर में ये प्रोविजन का नंबर इनका काफी ज्यादा कम हो गया है, 64% से सीधे 45% हो गया, तो एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया इनके प्रोविजनिंग के नंबर में। सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता है कि सडनली अगर आपका प्रोविजन इतना ज्यादा कम हो जाए तो क्या स्टेबिलिटी पे या सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। तो वहां पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट का क्लियरली कहना है कि ये जो इनका प्रोविजन का जो नंबर कम हुआ है ये बिल्कुल इनलाइन है जो इनके ग्रॉस ग्रॉस स्टेज 3 के जो एसेट है या फिर ग्रॉस एनपीए जिसको हम बोलते हैं, उसके उसके चेंज के अकॉर्डिंग हुआ क्या है। बेसिकली जैसे जैसे इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, ग्रॉस स्टेज 3 जो इनकी एसेट क्वालिटी थी उसमें जैसे इंप्रूवमेंट आई है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना प्रोविजनिंग नंबर जो है वो इंप्रूव किया है। जैसे सपोज पहले 100 रुपए का लोन जो था वो इनका एनपीए था, अब वो 100 रुपए में से कम होकर के 90 रुपए रह गए हैं। तो पहले जो आपने प्रोविजनिंग करी थी वो 100 रुपए के अगेंस्ट में करी थी, अब क्योंकि वो बैड लोन 100 से कम होकर के 90 हो गया, तो अब जो आपको प्रोविजनिंग करनी है वो 90 के अगेंस्ट में करनी है। तो वही सिंपल सा एक कैलकुलेशन हुआ है, और कंपनी का कहना है कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। जैसे जैसे ग्रॉस स्टेज 3 में चेंजेस होते रहते हैं हमारे, जैसे जैसे हमारी एसेट क्वालिटी चेंज होती रहती है, वैसे वैसे हमारा प्रोविजनिंग का जो नंबर है वो भी चेंज होता रहता है। ये मेजरली आया कहाँ से है, ये जो इतना जो जो भी इनका एनपीए है वो मेजरली कहाँ से आया है, वो आया इनके अनसिक्योर्ड वाले लोन से। अनसिक्योर्ड कौन सा है इनका, वही सीएसीएल, जो कंज्यूमर और स्मॉल बिजनेसेस को जो अनसिक्योर्ड लोन ये कंपनी ऑफर करती है, उसी में से मेजोरिटी पार्ट है इनका एनपीए का। बाकी जो इनका एसएमई है न्यू बिजनेसेस में, या फिर जो सिक्योर्ड बिजनेस और पर्सनल लोन है, वो वाला पोर्टफोलियो काफी अच्छा चल रहा है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसमें थोड़े से एनपीए ज्यादा है इनके, और उसी में इंप्रूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से कंपनी ने प्रोविजन के नंबर 64% से कम करके 45% पे कर दिया है। देन इसके बाद में फी एंड कमीशन इनकम अगर आप देखोगे चोलामंडलम की, तो इस क्वार्टर में काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, काफी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी फीस और कमीशन वाले इनकम में। ये बेसिकली इंश्योरेंस इनकम से जनरेट हुआ है इनका ये। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वन ऑफ है। वन ऑफ में प्रॉब्लम ये होता है कि एक क्वार्टर में तो आपका सडनली प्रॉफिट नंबर बढ़ गया, देन अगले क्वार्टर में वो डिप हो जाएगा, उसको वन ऑफ के साथ में प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि इस क्वार्टर से पहले तक जो भी इंश्योरेंस का जो ये क्रॉस सेल करते थे अपने कस्टमर्स को, इंश्योरेंस जो देते थे, उसका जो रेवेन्यू था वो ये खुद डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे, बिकॉज इनके पास इंश्योरेंस का लाइसेंस नहीं था। सो इंश्योरेंस बिजनेस जो है चोलामंडलम वो अपने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू करता था। इनके इनके अलग अलग सब्सिडरीज हैं, एक चोला सिक्योरिटीज करके है जो कि ब्रोकिंग में है, देन एक चोला जनरल इंश्योरेंस है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस वगैरह करता है, और एक चोला लाइफ इंश्योरेंस है जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेल करता है। तो इनकी सब्सिडरीज हैं। सो अपने सब्सिडरीज के थ्रू ये वो इनकम जनरेट करता था। कैसे करता था, डिविडेंड के थ्रू। लेकिन इस क्वार्टर में चोलामंडलम को इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया है, तो अब इंक्रीमेंटली ये जो क्रॉस सेल करेगा या जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ये सेल करेगा, उसकी उसकी जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो ये खुद डायरेक्टली रिकग्नाइज कर सकता है अपने बुक के ऊपर। और ये सस्टेनेबल है, मतलब ये वन ऑफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्वार्टर में है, बिकॉज ऑब्वियसली अब आपको लाइसेंस मिल गया है, तो आने वाले जितने भी क्वार्टर्स में है उसमें आप इस प्रोडक्ट का बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। जो भी आप क्रॉस सेल करोगे या कस्टमर्स को जो हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस ये जो प्रोडक्ट ऑफर करोगे, उसका रेवेन्यू डायरेक्टली आप अपने बुक पे ले सकते हो। सब्सिडरी से डिविडेंड के थ्रू लेने का वो रिक्वायरमेंट इस कंपनी को नहीं है। तो ये रेवेन्यू जो है ये आने वाले क्वार्टर्स में भी इनके पास में रहेगा। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक नया स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ओपन हो गया इस कंपनी के लिए। देन इसके बाद अगर आप गाइडेंस पे देखोगे, सो बेसिकली ये हमने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में डिस्कस किया है, चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो या कुछ बैंक्स हैं, इवन 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस भी। जब भी उनसे ग्रोथ गाइडेंस के बारे में पूछा गया थर्ड क्वार्टर के अंदर, तो उन सबका क्लियर स्टांस है कि अभी ये फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, लास्ट क्वार्टर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का। सो एक बार ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए, देन हम लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल डिस्कशन में आपको क्लियर दे पाएंगे कि अगले साल की ग्रोथ गाइडेंस जो है वो हम क्या प्लान कर रहे हैं।
क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल वाले स्टॉक्स को देखोगे तो पिछले 2-3 महीने से हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी के स्टॉक में बहुत ज़्यादा पेन रहा है। अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक चले नहीं है, एंड जो जिन जिन कंपनीज के खराब रिजल्ट आए हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पनिश किया है मार्केट ने, बिकॉज एक ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट बना है मार्केट में। क्योंकि आरबीआई ने लगातार, एक तो पहले वो कमेंट्री दे रहे थे कि अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़े से आप कॉशियस हो जाओ। देन उन्होंने एक एक्शन लिया कि अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में आपको रिस्क कैपिटल इंक्रीज करना है। इसके बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियरली मार्केट को एक नेगेटिव सेंटीमेंट देती हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी के स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में मैनेजमेंट भी ऑब्वियसली थोड़ा सा उनका उनका प्रेफरेंस ये रहता है कि अभी हम एकदम से एक्साइटेड होकर कोई गाइडेंस ना दे दें, थोड़ा वेट कर लें, एक बार ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, एक बार ये क्वार्टर एंड हो जाए, तो थोड़ी चीजें हमें ज्यादा बेटर क्लियर दिखेंगी, जहां पे हम अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। बिकॉज कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहता है कि अभी चीजें जब अनक्लियर हैं, थोड़ी बहुत रेगुलेटरी चेंजेस जो है वो हर एक महीने में कुछ नया आ रहा है आरबीआई की तरफ से, ऐसे में अगर वो कुछ अभी गाइडेंस दे देते हैं, देन अगले क्वार्टर में वापस से उस गाइडेंस को चेंज करेंगे, तो वहां पे एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उस मैनेजमेंट के ऊपर भी एंड उनके स्टॉक के ऊपर भी। तो प्रेफरेंस यही रहती है मैनेजमेंट की कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेला जाए, थोड़ा सा सेफ खेला जाए, एंड थोड़ा चीजें जब ज्यादा क्लियर हो जाए तब हम बेटर तरीके से गाइड करें। सेम उसी बात पे चोलामंडलम ने भी कोई एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया है। इनका भी यही कहना है कि एक बार ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, जो नेक्स्ट क्वार्टर का, ये जो क्वार्टर चल रहा है इसका जो कॉन कॉल होगा उसमें हम थोड़ा आपको बेटर क्लियर आइडिया दे पाएंगे कि अगले साल के लिए हम क्या ग्रोथ नंबर टारगेट कर रहे हैं। बट इनका ये कहना है कि हमें कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। बिकॉज कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के आरबीआई काफी ज्यादा कॉशियस है। पूरी इंडस्ट्री में अनसिक्योर्ड लोन बहुत बढ़ रहे हैं। कुछ बैंक्स, कुछ एनबीएफसीज में एनपीए के प्रॉब्लम भी दिखने शुरू हुए हैं, लेकिन उसको लेके चोलामंडलम क्लियरली कह रहा है कि हमें कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हमारा एक ही प्रोडक्ट है अनसिक्योर्ड लोन का, और उसमें भी थोड़ा बहुत इशू है, बट वो भी चीजें इंप्रूव हो रही है। अदरवाइज हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। या तो हम करंट ग्रोथ रेट को मेंटेन रखेंगे, या फिर थोड़ा बहुत स्लाइटली डाउन आ सकता है। अब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसका इसका क्या अज्यूम कर सकते हैं। सो बहुत ज्यादा चेंज, सपोज अगर चोलामंडलम अभी 35-36% पे ग्रो कर रहा है, अगर इनकी ग्रोथ रेट कम होकर के 25% आ जाती है, तो ये एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट होगा मार्केट के लिए। देन आप देखोगे कि मार्केट इस स्टॉक को बहुत ज्यादा नेगेटिवली पनिश करेगा। बिकॉज ग्रोथ रेट जो पहले 40% होती थी वो 35 से सीधे 25 हो जाएगी। बट मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इतना बड़ा चेंज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इवन दो अगर थोड़ी बहुत कॉशियसनेस होती भी है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आगे आगे चल के होता भी है, तो भी 35 से 30% तक की ग्रोथ रेट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इतना एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है अगर इस लेवल की ग्रोथ रेट कोई बिजनेस कंसिस्टेंटली डिलीवर करे। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है ग्रोथ को लेकर के। उनका जस्ट ये कहना है कि करंट ग्रोथ रेट वो काफी कॉन्फिडेंट है, मेंटेन रख सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत चेंज आया भी तो बहुत मिनिमम सा उनके ग्रोथ रेट में चेंज आएगा आगे चल करके। देन इसके बाद में चोला ने बेसिकली किया क्या है, जो इनका इनका जो पार्टनरशिप था, कुछ फिनटेक प्लेयर्स के साथ में इनकी पार्टनरशिप थी अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के। सो वो पार्टनरशिप इन्होंने बंद कर दी है कुछ प्लेयर्स के साथ में। एंड अभी इनका फोकस वही है कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन है उसको कम से कम किया जाए। क्यों कम किया जाए? बिकॉज आरबीआई ने वही जो अपना रेगुलेशन लाया था कि रिस्क वेटेज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में। सो जितना ज्यादा आप अनसिक्योर्ड लोन दोगे उतना ज्यादा आपको कैपिटल साइड में बफर रखना पड़ेगा, जिससे आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो उसी को देख करके चोलामंडलम क्लियरली कह रहा है कि हम हमारा जो अनसिक्योर्ड लोन का जो बुक है उसको धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए कि हमारी ग्रोथ 35 से सीधे 20-25% हो जाएगी। सो वो क्लियरली कह रहा है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगी आगे चल करके। देन इसके बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली आरबीआई ने ये भी कहा था कि बैंक्स जो कि एनबीएफसीज को लोन देते हैं उनको भी ज्यादा रिस्क वेटेज रखना पड़ेगा। तो इससे क्लियर इंडिकेशन किया जाता है कि बैंक्स एनबीएफसीज को पैसा देने से बचेंगे, ज्यादा लोन नहीं देंगे आगे, एंड अगर देंगे भी तो हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगा। सो वही क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि क्या आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ आरबीआई रीसेंट रेगुलेशन। तो यहाँ पे चोलामंडलम क्लियरली कह रहा है कि भाई हमारी क्रेडिट प्रोफाइल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। लास्ट कुछ सालों में हमने इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट है हमारे वो सिक्योर्ड प्रोडक्ट है,
और बैंक्स जो हैं वो खुद चाहते हैं कि हमें लोन दें। बैंक्स की तरफ से ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं है कि वो हमें लोन देना कम करना चाह रहे हैं या फिर हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है उसको वो इंक्रीज करने को देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने इस क्वार्टर में आईएफसी जो है, आईएफसी बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक सब्सिडरी है, उससे इन्होंने फंड रेज किया है। देन डिबेंचर के थ्रू इन्होंने रिटेल कस्टमर से फंड रेज किया है। और इसके अलावा और भी ये डिफरेंट डिफरेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां से ये फंड रेज कर सकते हैं। सो बेसिकली कंपनी कर क्या रही है कि सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रही है। इनको पता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है कुछ बैंक जो है वो अपना लैंडिंग रेट इंक्रीज कर दे चोलामंडलम के लिए। सो वहां पे ये ऑलरेडी प्रिपेयर हैं कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करके वहां से भी ये फंड रेज कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वाइज बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ये कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है अपने अपने ओवरऑल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। देन इसके ऊपर से इकरा की जो लेटेस्ट रेटिंग आई है, जो क्रेडिट रेटिंग आई है, उससे भी इस कंपनी को हेल्प हो रही है क्योंकि इकरा ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को और ज्यादा इंप्रूव किया है इस क्वार्टर के अंदर। देन राइट ऑफ का इनका पूछा गया बेसिकली, जो इन्होंने इस क्वार्टर में कुछ लोन जो राइट ऑफ करे जिसकी वजह से इनको प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी। सो उस पर इनका क्लियर करना है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो ये CACL वाला इनका जो प्रोडक्ट है, इसमें जब भी कोई लोन 90 डेज हो जाता है, मतलब कि 3 महीने तक एक भी EMI नहीं आई है किसी कस्टमर की, तो उसको एक तो ये NPA कर देते हैं एंड देन उसके अगेंस्ट में 50% प्रोविजन कर देते हैं। मतलब अगर 100 रुपए का लोन आपका NPA हो गया तो उसके अगेंस्ट में आपने 50 रुपए का प्रोविजन कर दिया। और जैसे ही वो टाइम 6 मंथ्स हो जाता है, यानी कि 6 महीने तक वहां से आपको एक भी EMI नहीं आई उस लोन से, तो उसको ये उसके अगेंस्ट में ये 100% प्रोविजनिंग कर देते हैं। और जैसे ही इनकी 100% प्रोविजनिंग होती है, ये उस लोन को अपनी बुक से राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब कि वो जो लोन है वो उनकी बुक से राइट ऑफ हो गया। अब क्योंकि वो लोन जो है वो राइट ऑफ हो गया, तो ऑब्वियसली आपको उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले आपके पास 100 रुपए का लोन था, 100 रुपए में से 10 रुपए तो आपने अपने बुक से राइट ऑफ कर दिए। तो अब उसी परसेंटेज से आप अपना प्रोविजनिंग नंबर जो है वो कम कर सकते हो। सो ये इनका पॉलिसी रहता है अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में। ये पॉलिसी काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी प्रोडक्ट्स में। जैसे व्हीकल फाइनेंस में यूजली 3 साल तक ये वेट करते हैं किसी किसी भी NPA के अगेंस्ट में 100% प्रोविजनिंग करने में, बिकॉज एक तो वो सिक्योर्ड लोन है और वो थोड़े से लॉन्गर टेन्योर लोन होते हैं। सिमिलरली अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन देखोगे तो वो तो और भी ज्यादा लॉन्गर टेन्योर होते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 साल के होम लोन होते हैं। तो वहां पे कंपनी और ज्यादा वेट करती है किसी एक NPA के अगेंस्ट में 100% प्रोविजनिंग करने में। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी है, बट ऑब्वियसली जो अनसिक्योर्ड लोन है नेचर में, उनके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ती है। वहां पे राइट ऑफ भी जल्दी होता है क्योंकि वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है इस कंपनी को। देन इनका इनका जैसे ही वही प्रोविजनिंग जैसे ही 100% चला जाता है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट में हो, उसी टाइम ये अपनी बुक से उसको राइट ऑफ कर देती है। ऐसा क्यों करती है? ऐसा बेसिकली ये इसलिए करती है बिकॉज राइट ऑफ करने के बाद कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिलता है। देखो, जब तक आपकी बुक में वो लोन पड़ा हुआ है, चाहे वो NPA है, तो उससे जो भी आप रिकवरी कर रहे हो, जो भी आपको इंटरेस्ट रेट आ रहा है, उसके ऊपर आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको राइट ऑफ कर दिया अपने बुक से, तो उसका आपको टैक्स एडवांटेज मिल जाएगा। तो वही फिलॉसफी चोलामंडलम फॉलो करता है कि जैसे ही किसी बैड लोन के अगेंस्ट में इनका 100% प्रोविजन हो जाता है, चाहे वो होम लोन हो या चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, उसको ये कंपनी अपने बुक से राइट ऑफ कर देती है बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेज, क्योंकि इससे इनको टैक्स एडवांटेज मिलता है और प्रोविजनिंग भी ऑब्वियसली कम हो जाती है। सो आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी और इंप्रूव हो सकते हैं कंपनी के। तो ये दोनों बेनिफिट होता है इनको। देन इनका जो अभी फोकस है वो वही है कि जो डेलिक्वेंसी है, यानी कि जो NPA के नंबर थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन में, उसको थोड़ा थोड़ा करके कम किया जाए। अब अनसिक्योर्ड लोन को बेसिकली ये 2 तरीके से बिल्ड किया इन्होंने। पहला तो ट्रेडिशनल है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज जाते हैं मार्केट में और वो कस्टमर से अनसिक्योर्ड लोन लेकर के आते हैं, पूरा वो बुक क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा मॉडल है इनका पार्टनरशिप वाला मॉडल। सो पार्टनरशिप में इन्होंने कुछ फिनटेक कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करी हुई है, जो कि अपने अपने डेटा के बेसिस पे कस्टमर्स इनको ला करके देते हैं एंड देन ये कंपनी उनको आगे पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन ऑफर करती है। अब जो इनका खुद का जो ट्रेडिशनल वाला मोड है, जहाँ पे ये खुद से एक्वायर करते हैं बुक को, वहां पे NPA का इशू नहीं है। वहां पे सिर्फ 0.6% का NPA है, जबकि वो अनसिक्योर्ड लोन है, फिर भी सिर्फ 0.6% का NPA है। लेकिन जो इनका पार्टनरशिप वाला मॉडल है, उसमें NPA एक टाइम पे 4.7% थे। सो उसमें हम देख सकते हैं कि वहां पे NPA का प्रॉब्लम काफी ज्यादा था।
ऑल दो कंपनी ने उसको कम करके अब 2.75% पे लाया है, यानी कि उसको इम्प्रूव किया है। और इसके साथ में इन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लिया है कि 4 फिनटेक कंपनीज के साथ में अपनी पार्टनरशिप जो है वो इन्होंने बंद कर दी है, क्योंकि उनका उनका जो लोन जो वो मार्केट से लेके आते थे जिन कस्टमर्स को, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। सो ये इन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि 4 फिनटेक कंपनीज के साथ में अपना पार्टनरशिप बंद कर दिया है, एंड अपनी क्रेडिट अंडर राइटिंग को थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है, ताकि फर्दर जो एनपीए के नंबर हैं वो थोड़े से कम हो। तो एक चीज हमें क्लियर समझ आती है कि चोलामंडलम जो है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है अनसिक्योर लोन देने में। पहले ये एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 550 से 600 करोड़ के जो अनसिक्योर लोन है वो डिसबर्स करते थे। अब करंटली ये 200 से 250 से 300 करोड़ लोन जो है वो डिसबर्स कर रहे हैं, यानी कि कंजर्वेटिवनेस हमें यहाँ पे मैनेजमेंट की क्लियरली समझ आती है। देन इसके अलावा बैंक का जो बोरोइंग रेट है, ऐसा नहीं है, वही सेम चीज यहाँ पे मैनेजमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं है कि किसी बैंक ने आके हमें कहा हो कि हम अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज करना चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट में। सो ऐसा नहीं है, हर एक बैंक बहुत कंफर्टेबली हमें लेंड कर रहा है। कुछ एक दो बैंक हैं जिन्होंने हार्डली 15-20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.15 0.20% से अपना लैंडिंग रेट इंक्रीज किया है, बट उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे नहीं पड़ेगा। और हम वैसे भी अदर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर ही रहे हैं मार्केट में। तो एट मैक्स हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 0.15 से 0.20% तक इंक्रीज हो सकता है। बाकी आरओए पे इनका कहना है कि करंटली आरओए हमारा 3.3% है, लेकिन जो हमारी असेसमेंट है कि अभी हम हमारे न्यू बिजनेसेस पे काफी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, हायरिंग ज्यादा करी है, टेक्नोलॉजी पे स्पेंड किया है, और आगे चल के ये स्पेंड जो है वो हमारा कम हो जाएगा और ये बिजनेसेस आगे और स्केल करेंगे। तो हमारा आरओए जो है वो 3.3% से इंक्रीज होकर के 3.5% तक जा सकता है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्रोथ नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस भी अच्छी है, एसेट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हो रही है, आरओए का नंबर और इंप्रूव हो सकता है। तो नंबर्स और आउटलुक दोनों ही इस बिजनेस के काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि स्टॉक का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 6 के आसपास का प्राइस टू बुक है इसका। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा महंगा है या ऐसा है, बिकॉज इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो भी इसको बैक करती है। 35-40% से ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट मुझे इसका सबसे बेस्ट लगता है, सिर्फ 1% का क्रेडिट कॉस्ट है इसका, जबकि इस क्वार्टर में इनका क्रेडिट कॉस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद भी अगर आप इनका एनुअल क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो सिर्फ 1% है। तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ में 35% का ग्रोथ इंजन है, आरओई 20% है, आरओए 3.3% है, जो ये और ये आगे और इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल बाकी सारे पैरामीटर्स पे कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आउटलुक भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ में हम इस बिजनेस के साथ में हम पूनावाला को भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज उसकी भी ग्रोथ रेट थोड़ी सी बेटर है इससे, 50% के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे प्रॉब्लम है आरओई का। पूनावाला का जो आरओई है वो 12-13% के आसपास है। सिमिलरली 5 स्टार को भी आप इस बिजनेस के साथ में ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी यही 35-40% पे ग्रो होता है, एंड उसका आरओई तो और इम्प्रूव हो रहा है। 14-15% से आरओई उस कंपनी का अब 18% हो गया है, उनका टारगेट है 20% का। तो ये जो 2-3 एनबीएफसीज हैं, इनकी ग्रोथ, करंट ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, 35-40% पे ग्रो कर रहे हैं, एंड आउटलुक भी अगर आप इनका देखोगे तो यही है, 35-40% पे अगले 2-3 साल के लिए ये ग्रो करने को टारगेट कर रहे हैं। सो ये काफी इंटरेस्टिंग प्ले है, ऑब्वियसली ट्रैक करना चाहिए, एसेट क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। चोलामंडलम तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 70-80% लोन बुक इनका सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड काफी कम है, और जो है उसको और ये कम करना चाह रही है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। बाकी आगे ट्रैक करते रहेंगे कि किस तरीके की डेवलपमेंट होती है इस बिजनेस के अंदर। जो भी आपके डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।